हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं जो है सीएमईडी का चैप्टर नंबर 3 का वन लाइनर लेकर आया हूँ, जो कि हमारे जो सीएमईडी सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें जो है परीक्षा में जो है हमारी आने वाली ऑनलाइन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सीपीएम का फुल फॉर्म होता है, तो सीपीएम का हमारा जो फुल फॉर्म है होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि सीपीएम टेक्निक अन्य किन नामों से जानी जाती है। तो देखिए सीपीएम टेक्निक के 2-3 नाम है। तो हमारा पहला जो है सीपीएम टेक्निक का नाम होता है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, यानी कि हम इसे कहते हैं सीपीए और शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा होता है क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीएस। और तीसरा हमारा होता है सी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक, जिसे हम लोग बोलते हैं एनएमटी बोलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि सीपीएम का विकास कब और किसने किया। तो जो सीपीएम का विकास था वो 1957 ईस्वी में जो है मॉर्गन आर वाकर तथा जेम्स ई केली ने किया। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्लानिंग तथा शेड्यूलिंग के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो जो हमारी प्लानिंग तथा शेड्यूलिंग की 2 विधियां हैं, पहला है हमारा सीपीएम और दूसरा होता है पर्ट। तो हमारी जो सबसे अधिक प्रयोग होती है वो हमारा प्रयोग होता है सीपीएम प्रणाली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी निर्देशित कार्य को करने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि किसी निर्देशित कार्य को जो करने की प्रक्रिया होती है वो संक्रिया यानी कि हमारी एक्टिविटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि किसी संक्रिया यानी एक्टिविटी को दर्शाया जाता है। तो एक्टिविटी को हमेशा जो हम लोग तीर पर दर्शाते हैं, और इसका एक तीर का एक टेल है और एक तीर का जो है हेड है, और इसके ऊपर जो हम लोग एक्टिविटी को अपना दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि किसी संक्रिया के संपन्न हो जाने की अवस्था कहलाती है, यानी जब कोई भी संक्रिया एक्टिविटी संपन्न हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं घटना यानी कि इवेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है किसी प्रोजेक्ट के क्वेश्चन नंबर हमें 8वां देखिए यहाँ पर है किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटी तथा इवेंट के परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने वाला आरेख कहलाता है। तो वो हमारा आरेख कहलाता है नेटवर्क या फिर फ्लो डायग्राम जो है हमारा कहलाता है, जो एक्टिविटी और जो इवेंट में जो है संबंध को प्रदर्शित करता है यानी कि डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि वह कौन सी संक्रिया है जिसके लिए कोई निर्धारित समय अवधि नहीं होती है। तो हमारी जो डमी एक्टिविटीज होती हैं इनके लिए कोई निर्धारित समय अवधि नहीं दी जाती है। डमी संक्रिया को प्रदर्शित करते तो हम जो डमी संक्रिया है उसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर है कि 2 या 2 से अधिक समान संख्या वाली संक्रियाओं में भेद रखने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो दो संक्रियाएं होती हैं उनमें जो है भेद रखने के लिए भी हम जो है डमी एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक संक्रिया नहीं है, यानी कि वास्तविक संक्रिया का मतलब कि जो हमारी डमी यहाँ पे जो होगा डमी संक्रिया जो होंगी यानी कि डमी एक्टिविटीज होती हैं वो जो है वास्तविक संक्रिया नहीं होती हैं। एक किसी मतलब वास्तविक संक्रिया किसी अन्य संक्रिया को जो है दिखाने के लिए या फिर मतलब दिखाने के लिए बस प्रयोग की जाती है, ये कोई वास्तविक संक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है कि किसी संक्रिया को पूरा करने के लिए लगने वाले अनुमानित समय को कहते हैं। तो जो हमारा किसी संक्रिया को पूरा करने के जो समय लगता है उसे हम लोग अवधि यानी ड्यूरेशन कहते हैं। इसे हमेशा डी से दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिखाया जा रहा है जिसके तीर है, तीर के ऊपर जो हमारा है यहाँ पे खुदाई लिखा गया यानी कि संक्रिया को लिखा गया और लिखा गया डॉट डॉट प्रणाली, यानी ये कौन सी प्रणाली। तो ये हमारा जो है ए प्रणाली यानी एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, यानी कि जब हम एरो के ऊपर किसी एक्टिविटी को दर्शाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम। अगला क्वेश्चन में देखिए 15वां में हमारा इस चित्र में दिखाया गया कि कौन इस चित्र में जो है प्रदर्शित प्रणाली है, यानी कि ये जो प्रणाली है ये है एओएन प्रणाली यानी एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम। इसके नोड पे देखिए अगले आगे और पीछे इसके नोड पे जो है संक्रिया को दर्शाया गया है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम। अगर इसके ऊपर रहेगा तो एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 यहाँ पे है कि ऐसी संक्रिया जिसको निर्धारित समय के में अवश्य पूर्ण करना होता कहलाती है, यानी कि ऐसी संक्रियाएं जिसे हम लोग जो है मतलब जितना समय हमारा निर्धारित उतने निर्धारित समय में पूरा करना है तो हमारी कहलाती है क्रांतिक संक्रिया यानी कि क्रिटिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि
किसी संक्रिया की निर्धारित अवधि तथा पूर्ति अवधि के अंतर, यानी कि जो हमारी किसी संक्रिया का जो निर्धारित समय है और उसके बीच और जो मतलब उसको पूरा करने में जो आवश्यक समय लग रहा है, जितने समय की आवश्यकता पड़ रही है, उन दोनों की जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट। अब कह रहा है कि किस संक्रिया के लिए कुल फ्लोट शून्य होता है, यानी हमारी जो क्रांतिक संक्रियाएं होती हैं इनके लिए जो है फ्लोट शून्य ले जाते हैं कि इनका जितना निर्धारित समय होता है उसी समय में से पूरा किया जाता है। इसको हम लोग ना ज़्यादा समय ले सकते हैं और न ही कम समय ले सकते हैं क्रांतिक संक्रिया के लिए। क्रांतिक घटनाओं को मिलाने से जो पथ निर्धारित होता है उसे कहते हैं, यानी जो क्रांतिक घटनाओं इवेंट को मिलाने से जो हमारा पथ निर्धारित होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पाथ यानी क्रांतिक पथ। 10वां हमारा है कि नेटवर्क आरेखन में होने वाली सामान्य त्रुटियां। तो देखिए नेटवर्क आरेख में हमारी जो पहली त्रुटि होती है वो भटकती त्रुटि जिसे हम लोग कहते हैं डैंगलिंग इरर। दूसरा होता है छल्ला त्रुटि जिसे हम लोग बोलते हैं लूपिंग इरर। और तीसरा अधिकता त्रुटि जिसे हम लोग कहेंगे रिडंडेंसी इरर। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर है कि विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध से अनुक्रमण में रखना कहलाता है, यानी कि जो संक्रियाओं को अगर हम समयबद्ध कर देते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं शेड्यूलिंग यानी कि अनुसूचन। किसी घटना तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम समय लगता है कहलाता है वो हमारा कहलाता है शीघ्रतम घटना समय यानी अर्लीस्ट इवेंट टाइम, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और टी यानी कि जो शीघ्रतम घटना समय होता है उसे हम लोग वर्गाकार बॉक्स में यानी कि वर्गाकार ऐसे है वर्गाकार बॉक्स में जो है दर्शाया जाता है। और अगला है कि किसी घटना तक पहुंचने के लिए जो अधिकतम समय लगता है कहलाता है, यानी अधिकतम समय को हम लोग कहते हैं विलंबतम घटना समय यानी कि लेटेस्ट, इसे कहते हैं लेटेस्ट इवेंट टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं टीएल। और हमेशा टीएल को जो हम लोग है त्रिभुजाकार बॉक्स में दर्शाते हैं। अगला है कि शीघ्रतम आरंभ होता है। तो शीघ्रतम आरंभ यानी ईएस जो हमारा शीघ्रतम आरंभ यानी अर्लीस्ट स्टार्ट, ईएस बराबर हमारा टीई होता है, क्योंकि जितना जल्दी हमारा स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी यानी कि वो जो है काम जो है संपन्न इवेंट जो है पूरा हो जाएगा। अगला है कि अब देखिए हमारा अगला है कि क्वेश्चन नंबर 25वां शीघ्रतम समापन यानी अर्लीस्ट फिनिश्ड ईएफ होता है। तो जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश्ड ईएफ जो होता है वो ईएस प्लस डी, यानी कि डी मतलब ड्यूरेशन, ईएस मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट। अगर अर्लीस्ट स्टार्ट में हम अपना ड्यूरेशन जोड़ देते हैं तो कितने दिनों में हमारा काम खत्म हुआ है वो हमारा जो है अर्लीस्ट फिनिश निकल के आता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि विलंबतम आरंभ यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट एल एस समय होता है, यानी एल एस जो लेटेस्ट स्टार्ट होता है वो एल एफ माइनस डी। यहाँ पे एल एफ जो है वो विलंबतम समापन यानी कि लेटेस्ट फिनिश को दर्शा रहा है। और डी हमारा जो है ड्यूरेशन को, यानी कि अगर लेटेस्ट फिनिश में से हम लोग जो है जो हमारा है उसमें अगर से हम डी यानी डी ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारा है कि विलंबतम समापन यानी कि जो हमारा यहाँ पे विलंब 27वां क्वेश्चन है कि विलंबतम समापन यानी कि लेटेस्ट जो फिनिश होता है वो होता है एल एफ बराबर हमारा होता है एल एफ बराबर जो होता है टी एल, यानी टी एल हमारा यहाँ पर जो है और टीएल दर्शा रहा है विलंबतम घटना समय को, यानी कि जो विलंबतम घटना समय वो है जो टीएल दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एलएफ होता है एलएफ का मान होता है एलएस मतलब लेटेस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन को जोड़ देने पे हमारा जो है एलएफ यानी कि विलंबतम समापन टाइम जो है निकल जाता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 28वां कि टोटल फ्लोट होता है। तो जो टोटल फ्लोट होता है टीएफ बराबर होता है एलएफ माइनस ईएस। एलएफ हो गया जो है हमारा लेटेस्ट फिनिश और ईएस जो है अर्लीस्ट स्टार्ट। डी जो है यहाँ पे दिखा रहा है जो है ड्यूरेशन यानी कि समय को दिखा रहा है कितना हमारा समय लग रहा है। तो यानी कि टीएफ बराबर हमारा हो जाएगा एलएफ माइनस ईएस माइनस डी टोटल फ्लोट। अब अगला है कि क्रांतिक संक्रियाओं के लिए टोटल फ्लोट होता है। तो हम लोग ने देखा कि टोटल फ्लोट का मान तो जीरो होता है, उसके लिए तो हमारा टी एल माइनस टी ई माइनस जो डी बराबर होता है ये जीरो होता है जो है टोटल फ्लोट क्रांतिक संक्रियाओं का यानी क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 30 यहाँ पर है कि पट का पूरा नाम है। तो पट का पूरा नाम होता है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगला है पट विधि आधारित है। तो पट विधि हमारी घटना पर आधारित है और वहीं पे जो सीपीएम विधि आधारित है वो हमारी सीपीएम विधि जो है एक एक्टिविटी पे आधारित है। यहाँ पर
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33वां हमारा है कि पट में किन किन समयों पर विचार किया जाता है। तो पट में जो पहला हम समय विचार करते हैं वो पट में देखिए यहाँ पे जो पहला समय पर विचार करते हैं वो आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्ट टाइम टी नॉट जिसे दर्शाते हैं इस पर विचार करते हैं। दूसरा समय होता है निराशावादी समय जिसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम यानी कि टीपी। और तीसरा होता है सर्वाधिक संभावित समय यानी मोस्ट लाइकली टाइम जिसे हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पर टीएम से। तो देखिए हमारा आशावादी समय यह कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जिसमें बिना कोई बाधा आए पूरा हो गया, और निराशावादी मतलब कुछ बाधाएं आई जिससे लेट हो गया, और मोस्टली लाइक टाइम यानी कि बाधाएं होगा तो आ रही है फिर भी जो है अपने समय से जो है पूरा हो जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है मोस्टली लाइकली टाइम जिसे हम लोग टीएम दर्शाते हैं। और यहाँ पे आखिरी हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संक्रिया का औसत संभावित समय होता है। तो औसत संभावित समय को जो हम लोग टी से दर्शाते हैं, और टी बराबर होता है टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपान 6। जब हम कर देंगे तो हमारा जो है औसत संक्रिया का औसत संभावित समय निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।